आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 मुल्कों के दौरे पर। वो उर्दन, इथोपिया और अम्मान के साथ दो तरफा इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। राज्यसभा में आज इंतखाबी इस्लाहात पर बहस रहेगी जारी। लोकसभा में ज़िमनी मुतालबात ज़र पर होगी बहस। तख्सीसे बिल भी किया जा सकता है मंजूर। बीजेपी के नए वर्किंग सदर नितिन नबीन के लिए आज पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िद की जाएगी एक पुरवकार तकरीब। दिल्ली की वज़ीर आला लेखा गुप्ता हवाई अड्डे पर करेंगी उनका इस्तकबाल। और ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले के बड़े पैमाने पर मजम्मत। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों के एहतराम में आज ऑस्ट्रेलिया का परचम रहेगा सरनिगू। स्क्वाश की तारीख में भारत की तारीखी कामयाबी। चेन्नई में हांगकांग को शिकस्त देकर भारत ने जीता अपना पहला वर्ल्ड कप। और दिल्ली में आज चलेगा मैसी का जादू। अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से 4 बजे के दरमियान होगा सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत और उर्दन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज से उर्दन के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म अम्मान में शाह अब्दुल्ला दूम से मुलाकात करेंगे। वो उर्दन के तारीखी शहर पेट्रा का भी दौरा करेंगे और वो उर्दन में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। और इस दौरे के दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 3 मुल्कों का दौरा आज उर्दन से शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म दारुल हुकूमत अम्मान में शाह अब्दुल्ला दोम से दो तरफा और वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। मंगल को वज़ीर आज़म और उर्दन के बादशाह भारत उर्दन बिजनेस समिट से खिताब करेंगे। Prime Minister will arrive in Amman on 15th of December. On the same day, he'll meet His Majesty King Abdullah II for a one-on-one talk, to be followed by delegation-level talks. On the next day, Prime Minister and the King are expected to address the India-Jordan business event, to be attended by leading businessmen from both sides. Prime Minister will also interact with the vibrant Indian community in Jordan, and along with Crown Prince, Prime Minister will visit the historic city of Petra, a city which shares ancient trade linkages with India, weather permitting, of course. वज़ीर आज़म वहाँ मुक़ीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। उर्दन में रहने वाले हजारों भारतीय मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का। Very excited because पहली बार इतना close से देख रहे हैं. We have heard, we have seen a lot of things what he has done for the country and the nation. So we are trying to. It's very excited to see him for the first time so close. We really hope कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए. Jordan is a very nice place with such a huge crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it and we are so ready to welcome him. भारत और उर्दन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर होने वाला ये दौरा बेहद खास है। 37 सालों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का उर्दन का ये पहला मुकम्मल दो तरफा दौरा है। वज़ीर आज़म उर्दन के बादशाह के साथ तारीखी शहर पेट्रा भी जाएंगे। इस शहर से भारत के कदीमी तिजारती ताल्लुकात हैं। We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include not only signing these agreements, but also expanding the joint marketing between India and Jordan. मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात भारत उर्दन दोस्ती की पहचान है। दोनों मुमालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी यकजहती का मुसलसल इयादा किया है। उर्दन के बादशाह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की थी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में
भारत के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया था। भारत उर्दन का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत तकरीबन $2.8 बिलियन का है। वज़ीर आज़म का ये दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए एक नया मयार कायम करेगा। द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, रक्षा क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों देश नई ऊंचाइयां छूना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट एक स्वर्णिम अवसर होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जॉर्डन यानी कि उर्दन का 2 रोज़ा दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम साबित हो सकता है। दो तरफा ताल्लुकात पर डीडी न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए उर्दन में भारतीय सफ़ीर मनीष चौहान ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा तारीखी साबित होगा। ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में है, ये जैसा कि आपने कहा एक तरह से ऐतिहासिक तो है ही है, अभूतपूर्व भी है जी। इस तरह की और इस स्केल की यात्रा शायद पहले नहीं हुई है। और ये जो आजकल की परिस्थितियां हैं जो रीजन का में आप देख ही रहे हैं, उन सब के बीच में भारत और जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण संबंध, ये 75वीं वर्षगांठ जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और ये जो बुनियाद है, एक ठोस बुनियाद जिसपे कि रिलेशनशिप है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने और यहाँ के जो महामहिम हैं हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और अगर हम पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आखिरी हफ्ते में दोनों ऐवानों में किए गए कामों को देखें तो राज्यसभा में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के अलावा पार्लियामेंट के इंतखाबी इस्लाहात पर आज भी बहस जारी रहेगी। लोकसभा में कानून साजी के काम के बारे में बात करें तो वक्फा सवालात और वक्फा सिफर के अलावा 2025-26 के लिए ज़िमनी मुतालबाते ज़र पर आगे की बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण तख़सीस बिल नंबर 4/2025 पर यह तजवीज़ भी पेश करेंगी कि माली साल 2025-26 के लिए कंसोलिडेट फंड से कुछ मजीद रकूम की अदायगी और तखसीस की इजाज़त देने वाले बिल पर गौर किया जाए। बिहार हुकूमत के वजीर नितिन नबीन को बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है और जैसे ही यह खबर मिली, पटना के रियासती बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। बीजेपी कारकुनों ने पटाखे फोड़े और ढोल की थाप से जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर में मौजूद रहनुमाओं और कारकुनों ने एक दूसरे को लड्डू पेश करके तकरीर का खैर मकदम किया और इस रियासत के लिए एक तारीखी लम्हा करार देते हुए कारकुनों ने कहा है कि पहली बार बिहार के किसी लीडर को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने इस फैसले को हालिया इंतखाबात में एनडीए की जीत का तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत के एक लीडर की बतौर कौमी कारगुजारी सदर की तकर्रुरी पूरे बिहार के लिए फख्र की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन। लेकिन दिल्ली आने से पहले नितिन नबीन ने पटना में अपने वालिद नवीन सिन्हा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में तरक्की हर गांव और शहर तक पहुंची है, बीजेपी की तौसी हुई है और अंत्योदय को फरोग मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए मुत्तहद है और इसे कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। पार्टी ने हमेशा अपने कारकुनों को प्रमोट किया है। बंगाल इंतखाबात पर उन्होंने कहा है कि पार्टी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में
विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पर पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। और नितिन नबीन, जिन्हें बीजेपी का कौमी एग्जीक्यूटिव सदर बनाया गया है, आज सुबह तकरीबन 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के हवाई अड्डे पर वजीर आला रेखा गुप्ता उनका इस्तकबाल करेंगी। दोपहर 2 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके लिए एक एजाजी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। नितिन नबीन को कल ही पार्टी का कौमी एग्जीक्यूटिव सदर बनाने का ऐलान किया गया था। वो एक तंजीमी रहनुमा के तौर पर पहचाने जाते हैं। नबीन फिलहाल पटना जिले के बांकीपुर असेंबली हलके से एमएलए के तौर पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार की क़यादत वाली बिहार हुकूमत में वजीर हैं। 45 साल की उम्र में मिस्टर नबीन पार्टी की तारीख में सबसे कम उम्र एग्जीक्यूटिव सदर बने हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में कसीर मंजिला इमारतों में पोलिंग स्टेशन कायम करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक बार फिर से एतराज किया है। रियासत के वजीर खेल अरूप विश्वास ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल को एक खत पेश किया। चूंकि ये मामला बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में आता है और इसीलिए खत दिल्ली भेजा गया है। और इससे पहले वजीर आला ममता बनर्जी ने भी इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की थी, लेकिन कमीशन अपने फैसले पर कायम नजर आता है। कमीशन ने कसीर मंजिला इमारतों में पोलिंग बूथ के क़याम के हवाले से जिला इलेक्शन अफसरान से रिपोर्ट तलब की है। तवक्को है कि 22 दिसंबर तक तमाम अजला से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ये अमल आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। भारतीय बहरिया बुध को INS हंसा गोवा में अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रेस को बहरिया में शामिल करेगी। ये प्रोग्राम गोवा में मुनक़िद होगा। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और इस हेलीकॉप्टर की खूबियों में जदीद हथियार, सेंसर्स और एवियनिक्स सूट वगैरह शामिल हैं, जो इसे भारतीय बहरिया के लिए एक हमागीर और काबिल फ़ख्र असासा बनाते हैं। यह जहाज़ फ्लीट ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो चुका है और मुतादिद मौक़ों पर अपनी सलाहियतों को साबित भी कर चुका है। इस स्क्वाड्रन के शामिल होने से भारतीय बहरिया की एविएशन सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में मनाए जा रहे काशी तमिल संगमम की। उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन में आखिरी वफ्द की आमद के साथ ही अब ये प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंच रहा है। सातवीं और आखिरी वफ्द की हौसला अफजाई के लिए मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम सुकांत मजुमदार नमो घाट पर सकाफती प्रोग्राम में पहुंचे। काशी तमिल संगमम के चौथे मरहले में कल 7 वफूद काशी की सरजमीन पर पहुंचे और काशी के साथ साथ उन्होंने प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा किया। ज़बान, खानों, अदब, दस्तकारी और दीगर बहुत सी चीज़ों के तबादले के साथ साथ सबसे अहम रिश्ता काशी के जज्बात का इंजमाम था और इसी इंजमाम से एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। बता दें कि आपको कि काशी तमिल संगमम के 12वें दिन मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम डॉक्टर सुकांत मजुमदार काशी के नमो घाट पहुंचे। नमो घाट में उन्होंने तमिलनाडु आए लोगों की हौसला अफजाई की। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे मनीष बाजपेयी ने मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम सुकांत मजुमदार के साथ खुसूसी बातचीत की। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है और अपने उत्तरार्ध पर है और इस समय हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार साहब मौजूद हैं। सुकांत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। धन्यवाद आप सबको। सुकांत साहब, काशी में है, पूरा त्रिपुंड लगा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बोलूंगा वनक्कम काशी। आज ये चौथा एडिशन है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके मैं सीधा आया हूँ। तमिलनाडु की भी संस्कृति यही है कि वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी में आते हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी में एक ओकेशन भी होता है, काशी यात्रा, शादी का ही पार्ट है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
उनके द्वारा एक ऐसा सपना जो उन्होंने देखा और उसका वास्तवायन हम देख रहे हैं। और तमिलनाडु और काशी, ये दो जो हमारे सबसे सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र में इन सबका जो संगम है, वो संगम हम यहाँ पे देख रहे हैं, माँ गंगा के घाट पे हम देख रहे हैं। अच्छा, इस बार का चौथा संस्करण है, पिछले 3 संस्करणों में आपने क्या परिवर्तन देखा आपने? देखिए, 3 पर जो इससे पहले हुआ और यहाँ पे चौथा वाला हो रहा है KTS 4.0। इसमें मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे आए और बनारस के साथ उनका जो सांस्कृतिक जो मेल बंधन है, हजारों साल से, आज से नहीं हजारों साल से ये है, और ये मेल बंधन फिर से बने। और ये जो कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों से जो दूरियां बनाई जाती है, वो दूरियां एक्चुअल में है नहीं। जो लोग तमिलनाडु से आए हैं उनसे पूछिए हाउ दे आर एंजॉइंग। वो उनको मैंने पूछा था कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो बोले बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, वी आर हैप्पी एंड वी आर एवरी टाइम दे वांट टू कम हियर। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इसमें तो कई सारे आयाम हो रहे हैं, जिसमें अर्थ को भी बल मिल रहा है, संस्कृत जुड़ रही है, भावनात्मक आधार जुड़ रहे हैं, एक बहुआयामी मतलब कह सकते हैं। एकदम बहुआयामी है। और इस बार का जो थीम है तमिल करकलम, इसका मतलब है कि हम तमिल सीखें, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, नॉर्थ स्वाभाविक वे नॉर्थ के साथ कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो जितना हम सीखेंगे, जितना जानेंगे, उतना दूरियां कमेगी और घटेगी। और मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुकांतु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आस्था अर्थव्यवस्था का आधार बन रही है, भाषा भाव को जोड़ने का काम कर रही है। काशी तमिल संगम का ये कार्यक्रम वाकई अपने नाम से कहीं ज्यादा व्यापक प्रभाव परिलक्षित कर रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, DD न्यूज वाराणसी। तो ये थी खबरें काशी तमिल संगमम की। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दुनिया के मशहूर तरीन साहिलों में से एक बॉन्डी बीच पर यहूदियों के त्यौहार हनुक्का के जश्न के दौरान हमले में 16 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है और इस हमले में 40 दीगर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले के बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों के एहतराम में आज ऑस्ट्रेलिया का परचम सर निगू रहेगा। हुकाम के मुताबिक हमले में यहूदी बिरादरी को निशाना बनाया गया। हनुक्का का पहला दिन मनाने के लिए सैकड़ों लोग बॉन्डी बीच पर जमा थे और इसी दरमियान मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने तस्दीक की है कि दोनों हमलावर मुसल्लह अफराद बाप बेटे थे। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि कौमी दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज होने के बावजूद भी इतवार के दिन यहां पर AQI 460 पहुंच गया और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही करता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि SBI ने कर्ज में जो तखफीफ की है, यानी कि कर्ज पे जो इंटरेस्ट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की शरह जो कमी की है, उसका जो नाफिजुल अमल है वो आज से शुरू हो जाएगा। यानी शरह में ये तखफीफ 15 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो जाएगी और अब हाउसिंग और ज़ाती कर्ज लेने वाले सारिफिन को बड़ी राहत दी गई है। इसी के साथ ही इसमें एक और ख़बर है कि मशरक़ी महाराष्ट्र के गोंडिया में 3 नक्सलियों की खुदसुपुर्दगी हुई है और ये नक्सली आपको बता दें कि 20 लाख रुपए के इनाम याफ्ता नक्सली थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तारीख रकम की है। वहाँ पर आपको बता दें कि संगीता बरोहा पिशातोरी जो पहली खातून सदर मुंतखब हुई हैं। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। बैनुल अक़वामी सफ़े से है, जहां इजरायली हमले में हमास कमांडर हलाक हुआ है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक यहां पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली हमले ने किया है और उस हमले के अंदर जो हमास का जो आखिरी कमांडर था वो भी हलाक हो गया है।
तो ये थी कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम फुटबॉल के आइकन लियोनेल मेसी की मेज़बानी के लिए तैयार है। मेसी अपने गोट इंडिया टूर 2025 के आखिरी मरहले में आज दिल्ली में नजर आएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले एक प्रोग्राम में मेसी यहां पे मनुवा एकेडमी की टीम को एजाज से नवाजेंगे, जिसने 3 बड़े यूथ टाइटल जीते हैं। एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच भी यहां पर मुनाकिद किया जाएगा। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज दिल्ली के दौरे पर हैं और मेसी अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में एक नुमाइश मैच में शिरकत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इसी के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। कोलकाता में मुनक़िद तकरीब के दौरान हुए हंगामे के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। ट्रैफिक कवानीन और तमाशाइयों यानी कि उनके फैंस की नकलो हरकत की वजह से स्टेडियम के अंदर और एतराफ में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रहने की तवक्को है। और भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है और चेन्नई में खेले गए फाइनल में भारत का मुकाबला हांगकांग से था। पहले मैच में भारत की जोशना चिन्नप्पा ने हांगकांग की काई ली को 3-1 से शिकस्त दी। वहीं दूसरे मैच में भारत ने अभय सिंह ने हांगकांग के एलेक्स लाउ को 3-0 से शिकस्त दी और इसके साथ ही भारत ने यह मैच 2-0 की बढ़तरी से हासिल कर लिया। तीसरे मैच में 17 साला भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगकांग के तोमातू हो को 3-0 से शिकस्त दी और इसके साथ ही भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। माही तुम बहुत यूनिक